नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 19 जून 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 18 जून 2022 यानी शनिवार शाम 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे परमाणु निरस्त्रीकरण की नाजुक स्थिति, भारत में गरीबी, दक्षिण भारत, श्रीलंका, उप क्षेत्रीय एकीकरण, ब्रिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक तथा कैबिनेट की 5G नीलामी को मंजूरी पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं परमाणु निरस्त्रीकरण की नाजुक स्थिति पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक वार्षिक ईयरबुक को जारी किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में पिछले वर्ष की कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य रूप से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की आशंकित वृद्धि सिप्री के विशेषज्ञों के बीच चिंता का महत्वपूर्ण कारण है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यद्यपि वर्तमान में परमाणु शस्त्रागारों की पूर्ण संख्या कम हो गई है, किंतु यह अगले दशक में बढ़ सकती है। 2012 से 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य खर्च काफी हद तक स्थिर रहा है। इसमें रूस परमाणु सूची की पूर्ण संख्या में देशों का नेतृत्व करता है, हालांकि वह अमेरिका है जिसके पास सबसे अधिक संख्या में तैनात हथियार हैं। ब्रिटेन के पास अपनी सूची में 225 परमाणु हथियार हैं, जबकि फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, भारत के पास 160 और पाकिस्तान के पास 165 ऐसे परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 ऐसे हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और परमाणु हथियारों के विकास पर भय की भावना को पैदा किया गया है, किंतु अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, उन पर कोई बात करता नहीं दिखाई देता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में सैन्य आधुनिकीकरण को एक वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। सभी परमाणु हथियार रखने वाले राज्यों ने वर्षों से अपने सशस्त्र बलों के कई पहलुओं को आधुनिक बनाने के इरादे से काम किया है। इसमें नई और अधिक कुशल परमाणु पनडुब्बियों, विमान वाहक, लड़ाकू जेट, मानव युक्त और मानव रहित हवाई जहाजों के विकास को बल दिया गया है। इसमें मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उपयोग भी बढ़ता देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं। सिप्री की एयरबुक में वर्ष 2017 से 2021 की अवधि के दौरान भारत को शीर्ष हथियार आयातक के रूप में उजागर किया गया है। शीर्ष 5 हथियार आयातकों की सूची में शामिल होने वाले अन्य देश सऊदी अरब, मिस्र, चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 5 देशों के पास कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 38% हिस्सा है। ईयरबुक में भारत और पाकिस्तान के बीच निम्न स्तर के सीमा संघर्ष, अफगानिस्तान में गृह युद्ध और म्यांमार में सशस्त्र संघर्ष का उल्लेख किया गया है, जो अस्थिर व्यवस्था के कुछ चिंताजनक संकेतकों के रूप में दर्शाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता के 3 महत्वपूर्ण कारकों को जानना महत्वपूर्ण है। इसमें चीनी अमेरिकी प्रतिद्वंदिता, कई संघर्षों में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भागीदारी और एक ऐसी चुनौती जो जलवायु और मौसम के खतरों से पैदा हो रही है, वह भी रक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। हालांकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा केवल नाम मात्र के लिए ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे यह और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में इस बात को भी दर्शाया गया है कि यद्यपि परमाणु शस्त्रागार में कुछ सीमा तक डाउनसाइजिंग यानी कमी देखी गई है, लेकिन यह ज्यादातर इस कारण से हुई है कि अमेरिका और रूस के द्वारा अपने पुराने और रिटायर्ड हथियारों को नष्ट किया गया है और इनके बदले नए आधुनिक हथियारों को जोड़ा गया है। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने चिंताएं पैदा की हैं, क्योंकि रूस के द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दूर नहीं होने के बारे में लगातार बयानबाजी की जा रही है। इसमें चीन के द्वारा 300 नए परमाणु मिसाइलों के निर्माण को भी चिंताजनक बताया गया है। हालांकि चीन इसे रक्षात्मक रणनीति के रूप में वर्णित करता है। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही ज्यादा बेहतर और कुशल मिसाइल प्रणालियों के विकास को भी एक चिंता के रूप में देखा गया है। इस रिपोर्ट से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया भर में व्यवहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में होने वाली हालिया भू राजनीतिक घटनाओं ने वैश्विक सुरक्षा के माहौल को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है। अनिश्चितता की भावना लगातार इसमें देखी जा सकती है। इसे न केवल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सत्तावादी नेताओं के कार्यों से सहायता मिलती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत नेताओं से भी इसे आगे बढ़ते देखा जा सकता है। राष्ट्रों में जिस प्रकार की ताकतवर सैन्य नीतियों के साथ साथ बयानबाजी का निरंतर उपयोग हुआ है, उसने राज्यों में सैन्य संपत्ति को बढ़ावा देने की सार्वजनिक भावना को आगे बढ़ाया है, जिससे आगे स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसको नियंत्रण में रखने के लिए हमें एक मजबूत रणनीतिक विपक्ष की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 2 सबसे बड़े परमाणु हथियार रखने वाले राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक भूमिका निभाने की जरूरत है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि सिप्री की ईयरबुक हमें यह देखने के लिए मजबूर करती है कि वैश्विक निरस्त्रीकरण परियोजनाओं में और भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे भारत में गरीबी पर। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की गई अर्थव्यवस्था पर सूचनाओं में एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति गरीबी का अनुमान देखा जा रहा है। भारत में गरीबी में कमी के संबंध में हुई प्रगति का मापन भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति के आकलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोगों को शरण देने के लिए जाना जाता है। हालांकि गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान जो समय के साथ तुलनीय है, योजना आयोग के द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए जारी किया गया था। इस स्थिति के पीछे का कारण ये है कि हमने बाद के वर्ष के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण नहीं किया है। ऐसा सर्वेक्षण गरीबी के आकलन के लिए आदर्श आधार माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि 2017-18 के लिए एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण को भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। आलोचकों के अनुसार भारत सरकार ने इसे इसलिए खारिज किया था क्योंकि इसमें खर्च में गिरावट देखी गई थी, जो संभवतः भारत में गरीबी को बढ़ा सकता था। इसके बाद आईएमएफ और विश्व बैंक के द्वारा भारत की गरीबी पर नए पेपर सामने आए हैं। वे हमें 2011-12 के बाद गरीबी दर का अनुमान देते हैं और इसमें गरीबी की पहचान प्रति व्यक्ति खपत $1.90 प्रतिदिन से कम के आधार पर की गई है। दोनों ही अध्ययन 2011-12 के बाद से गरीबी में तेजी से गिरावट को दर्शाते हैं।
हालांकि आलोचकों का यह भी मानना है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद 2016-17 के बाद से किसी भी विशेष क्षेत्र ने विकास में वृद्धि नहीं की है। विमुद्रीकरण ने अधिकांश श्रमिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। यहाँ तक कि आवधिक श्रम बल सर्वे भी दिखाता है कि विमुद्रीकरण के बाद बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे भारत में गरीबी में कमी संभव नहीं है। इसके अलावा 2015-16 के बाद से बहुत कम वास्तविक वेतन वृद्धि देखी जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में यदि भारत में वास्तव में गरीबी की संख्या में वृद्धि अगर देखी जाती है तो सरकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इसे छुपाएं नहीं। 1997 में योजना आयोग ने गरीबी में कमी की दर को धीमा दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1993-94 में 15 वर्षों में पहली बार गरीबी की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन भारत सरकार ने डेटा छिपाया नहीं। हालांकि विशेष रूप से सरकार के द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के उपक्रम में देरी से हम हाल के वर्षों में भारत में गरीबी की प्रवृत्ति के बारे में अनिश्चित हैं, जिसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम गरीबी के बारे में कुछ मूल बातें समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की खराब पहुंच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज की कमी और अपर्याप्त क्षमता और बेहतर जीवन के अवसरों को शामिल किया जाता है। भारत में 2011 में लगभग 21.9% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। 2018 में दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अमेरिकी डॉलर 1.90 से कम पर रहते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है। यदि हम इसके संदर्भ में गरीबी के प्रकार को समझें तो इसके दो प्रकार महत्वपूर्ण हैं, जिसमें निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी को गिना जाता है। निरपेक्ष गरीबी को पूर्ण गरीबी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर जैसे कि भोजन, आश्रय और आवास को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक स्तर से नीची देखी जाती है। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। इसे पहली बार 1990 में पेश किया गया था, जिसमें डॉलर अ डे गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों से पूर्ण गरीबी को मापा। अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक ने इसे प्रतिदिन 1.90 डॉलर पर सेट किया। जब हम सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं तो इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, जो कि आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यह कहा गया है कि भारत में 2005-06 और 2015-16 के बीच लगभग 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। 10 साल की अवधि में देश में गरीबी दर लगभग आधी हो गई है, जो 55% से गिरकर 28% हो गई है। हालांकि अभी भी भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने देश में अत्यधिक गरीबी में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद की है। हालांकि तीव्र वृद्धि और विकास के बावजूद हमारी आबादी का अस्वीकार्य रूप से उच्च अनुपात गंभीर और बहुआयामी अभावों से पीड़ित है। इस प्रकार भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए और अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे दक्षिण भारत श्रीलंका उप क्षेत्रीय एकीकरण पर।
एक भारतीय टीवी चैनल के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत श्रीलंका संबंधों के एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को छुआ जो श्रीलंका और भारत के दक्षिणी हिस्सों के बीच समानता को दर्शाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह बिना किसी समस्या के चेन्नई या केरल में आसानी से फिट हो जाएंगे, जबकि इसी तरह दक्षिण भारत के लोग श्रीलंका में फिट हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की बात की हो। प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान श्री विक्रमसिंघे ने अगस्त 2003 में चेन्नई में एक व्याख्यान देते हुए दक्षिण भारत श्रीलंका उपक्षेत्र को एक एकल बाजार के रूप में विकसित करने का आह्वान किया, जो दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए अधिक अवसरों को प्रदान करेगा। 2016 में सिंगापुर में दक्षिण एशियाई प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 250 मिलियन की कुल आबादी वाले 5 भारतीय दक्षिणी राज्यों का संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग $450 बिलियन है। इसमें श्रीलंका के 80 बिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ इस क्षेत्र में $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 270 मिलियन होगी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देश में त्रिराष्ट्र आर्थिक अभिसरण का भी उल्लेख किया, जिसमें सिंगापुर को भी शामिल किया जा सकता है। श्री विक्रमसिंघे की नवीनतम टिप्पणियों को उप क्षेत्रीय एकीकरण के उनके विचार के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार श्रीलंका का वर्तमान आर्थिक संकट इस प्रकार के उप क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका में वर्तमान आर्थिक संकट में किस प्रकार से भारत ने श्रीलंका की निरंतर मदद की है। भारत ने अपने पड़ोसी पहले नीति के एक हिस्से के रूप में श्रीलंका के भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को आवश्यक आपूर्ति द्वारा सुरक्षित करने में सहायता के लिए लगभग $3.5 बिलियन की सहायता की। इस श्रृंखला में नवीनतम श्रीलंका सरकार और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के बीच धान की फसल हेतु यूरिया की खरीद के लिए लगभग $55 मिलियन की अल्प अवधि लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तमिलनाडु ने भी श्रीलंका को भोजन और दवाओं के रूप में सहायता दी है। हालांकि उप क्षेत्रीय एकीकरण में भारत श्रीलंका इतिहास हमारी सबसे बड़ी बाधा है। श्रीलंकाई सिंघली के कुछ वर्ग अभी भी ये मानते हैं कि भारत श्रीलंका के लिए खतरा रहा है। इस धारणा का इतिहास से पता लगाया जा सकता है, जब दक्षिण भारत के शासकों के द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था, जिन्होंने सिंघल राजाओं को नीचा दिखाया था। 1980 के दशक में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका की तमिल आबादी को भारत के समर्थन ने इस धारणा को और मजबूत किया। इसी के चलते 2021 में राजपक्षे शासन ने भारत और जापान के साथ कोलंबो के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते को एक तरफा रद्द कर दिया, जो विश्वास की कमी का एक और संकेत है। हालांकि तब से स्थिति में सुधार देखा गया है। कुछ दिनों पहले श्रीलंकाई कैबिनेट ने 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें जाफना से त्रुचि तमिलनाडु के लिए उड़ाने और पुदुचेरी में कंकेसनथुरई से कराईकल के लिए एक नौका सेवा को भी मंजूरी दी गई। आपको ध्यान रखना है कि कई वर्षों से रामेश्वरम और तलई मन्नार के बीच एक समुद्री पुल और सुरंग के निर्माण की परियोजना कागज पर बनी हुई है, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक तैयार भी है, किंतु इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस प्रकार बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी गुंजाइश है। भारत का बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ पहले से ही सीमा पार ऊर्जा व्यापार है, जिसे श्रीलंका के साथ किए जाने की भी आवश्यकता है। श्रीलंका के पूर्वी तट, विशेष रूप से ट्रिंकोमाली बट्टिकलोआ बेल्ट का विकास करके भी भारत के हितों की पूर्ति की जा सकती है, जिसकी पर्यटन, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के लिए क्षमता सर्वविदित है।
उचित समय पर थुट्टुकुडी, कोलंबो और रामेश्वरम तलई मन्नार के पारंपरिक समुद्री मार्गों पर लोगों और सामानों की नियमित आवाजाही की भी अनुमति दी जानी चाहिए। भारत एक खतरा है, इस विचार को सिंघली बहुसंख्यक वर्ग के मन से तभी निकाला जा सकता है जब भिक्षुओं और श्रीलंकाई समाज के अन्य वर्गों के द्वारा भारत में तीर्थ यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, लोगों से लोगों के बीच अधिक से अधिक बातचीत की सुविधा को किया जाए। इसके माध्यम से ही इस आशंका को दूर किया जा सकता है। यद्यपि इसमें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से पैदा हुए अवसर का उपयोग भारतीय और श्रीलंकाई समाज को करीब लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो श्रीलंका और भारत के दक्षिणी राज्यों के बीच एक आर्थिक संघ को प्राप्त करने के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसमें हम बात करेंगे कैबिनेट की 5G नीलामी को मंजूरी पर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस सहित 5वीं पीढ़ी या 5G दूर संचार सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम एयरवेव की नीलामी को मंजूरी दे दी है और बड़ी तकनीकी फर्मों के द्वारा कैप्टिव 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी मंजूरी को दिया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत में होगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने सेक्टर रेगुलेटर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की सिफारिश पर रिजर्व प्राइस पर 5G नीलामियों को मंजूरी दी। ट्राई ने पहले मोबाइल सेवाओं के लिए 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य में 39% की कमी की सिफारिश की थी। इसमें 9 फ्रीक्वेंसी बैंड में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे दूर संचार ऑपरेटरों को की जाएगी। सूचना के अनुसार बड़ी टेक फर्म फिलहाल अपने निजी नेटवर्क के लिए दूर संचार कंपनियों से लीज पर 5G स्पेक्ट्रम ले सकती हैं। उल्लेखनीय है कि गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां मशीन टू मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अनुप्रयोगों के लिए स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष आवंटन की मांग कर रही हैं। हालांकि दूरसंचार कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम के इस सीधे आवंटन का विरोध करते हुए यह कह रही हैं कि यह समान अवसरों को विकृत करेगा और सरकारों को राजस्व से वंचित कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसमें हम बात करेंगे ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा आयोजित एक आभासी ब्रिक्स बैठक में भाग लिया गया, जिसका उद्देश्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों के समूह के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए खतरे और चुनौतियां और नए डोमेन में शासन चर्चा के एजेंडे में थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक 2 बहुपक्षीय कार्यक्रमों में से एक थी, जिसमें भारत और चीन ने एक दिन में भाग लिया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ गलवान संघर्ष के 2 वर्ष बाद हुआ था। इससे पहले भारत ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के सीमा सुरक्षा सम्मेलन की भी मेजबानी की थी, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के अधिकारी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यह बैठक चीनी राष्ट्रपति के द्वारा 24 जून को होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक सप्ताह पहले आयोजित हुई है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री, रूसी राष्ट्रपति और ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के नेता भाग लेंगे। इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यह पहला ब्रिक्स सम्मेलन होगा और नेताओं के बीच चर्चा के लिए इसे करीब से देखा जाएगा। हाल की बैठकें गलवान घाटी में झड़पों की 2 साल की सालगिरह के बीच भारत और चीन के द्वारा दोनों देशों के बीच मतभेदों को कम करने के प्रयास को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है कि गलवान संघर्ष की बरसी पर किसी भी पक्ष ने कोई बयान नहीं दिया।
चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि संघर्ष के दौरान चीनी सेना के 4 सैनिक मारे गए। हालांकि हताहतों की संख्या अधिक मानी जा रही है। तब से सैन्य कमांडरों और राजनयिकों ने सीमा के दोनों किनारों पर पेंगोंग झील, गोगरा पॉइंट, गलवान जैसे कई बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पर 15 दौर की बातचीत को किया है, लेकिन गलवान के दक्षिण में PP-15 गश्ती बिंदु देपसांग और चुमार में सफलता को हासिल नहीं होते देखा गया है। जल्द ही 16वां दौर होने की उम्मीद है, जो संभवतः संघर्ष को कम कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, सिपरी की ईयरबुक हमें ये देखने के लिए मजबूर करती है कि वैश्विक निरस्त्रीकरण परियोजना में और भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका की वर्तमान परिस्थितियों से पैदा हुए अवसर का उपयोग भारत और श्रीलंकाई समाजों को करीब लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो श्रीलंका और भारत के दक्षिणी राज्यों के बीच एक आर्थिक संघ को प्राप्त करने के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की भूमिका में आप सिपरी की ईयरबुक का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वैश्विक शस्त्र वृद्धि आदि के संदर्भ में सिपरी ईयरबुक के निष्कर्षों की व्याख्या करेंगे, शस्त्र वृद्धि से संबंधित चिंताओं को बताएंगे और इससे संबंधित निवारण उपायों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप श्रीलंका की वर्तमान परिस्थितियों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत और श्रीलंका में सहयोग के बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे, श्रीलंका और दक्षिणी राज्य उप क्षेत्रीय एकीकरण के विचार की व्याख्या करेंगे और इसमें अपेक्षित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।